हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू देवघर आईएएस एकेडमी DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक्स। और हमारे नए टॉपिक क्या क्या हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, सो दैट इज आप यहाँ देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, अ विजन फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि चर्चा में रहा, जो कह सकते हैं नाउ दिस इज इन न्यूज ऑल्सो। AI मैत्रियोशिका, क्या है ये AI मैत्रियोशिका जो कि न्यूज में है और चर्चा में रहा। और व्हाट इज इन स्पेस, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज। सो ये क्या है और इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के अपने पहले न्यूज के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला न्यूज है दैट इज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, द विजन फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है ना। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये क्या है, ये कौन सा प्रोग्राम है जो स्टार्ट हुआ है और इसकी क्या महत्ता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग सबसे पहले देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, यानी अभी हाल ही में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है। ओके। और यहाँ पर इसमें हम लोग इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। समिट ओवरव्यू, यानी ये जो शिखर सम्मेलन हुआ इसके महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो उद्देश्य ये है कि उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है यानी नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है को घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए अवसरों अवसरों की भूमि के रूप में स्थापित करना। इट मीन्स कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, ताकि आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या होता है, इन्वेस्टर्स समिट होता है, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेशक पहुंचे और वो यहाँ पर क्या करें, निवेश करें। इससे वहाँ रोजगार क्रिएट होगा। देखिए इसके क्या होता है, इस तरह के जो भी इन्वेस्टर समिट्स आप देखेंगे ना, तो इसके क्या होते हैं, इसके बेनिफिट होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बेनिफिट्स में मीन्स सबसे पहले तो आप थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देना चाहती हूँ दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर समिट, तो क्या इसके बेनिफिट क्या है यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट के संदर्भ में। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात करते हैं। इन्वेस्टर समिट्स के बारे में हम लोग बात किया जाए कि ये क्या है। देखिए इससे यानी जो निवेशक यहाँ पहुंचेंगे इन राज्यों में, विशेषकर जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, है ना, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है। अब यहाँ विशेषता, जब इन्वेस्टर्स देखिए यहाँ पहुंचेंगे तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, तो यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगा, क्रिएट होगा। यानी जॉब, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से क्या होगा कि लोगों को रोजगार के अवसर यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है। बेरोजगारी जो है वो कम होगी, है ना। नए अवसर यहाँ पर मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनका आना और किसी राज्य में इन्वेस्ट करना, किसी बड़े यूनिट को अगर वो स्टैब्लिश करते हैं तो वो वहाँ के इकोनॉमी या उसके इकोनॉमिकल ग्रोथ के कंटेक्स्ट में क्या हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसके संदर्भ में, और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि पोजीशन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो स्पेशली जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है ये घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए अवसरों की भूमि के रूप में इसे स्थापित करना है। की फोकस सेक्टर्स कौन कौन सा है जहां पर हम लोग वी आर मोर फोकस्ड कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, तो वो कौन कौन से एरियाज हैं डियर ऑल स्टूडेंट, ये हम देख लेंगे सबसे पहले। दैट इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल, ITs है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, एनर्जी, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुख्य फोकस क्षेत्र है वो है पर्यटन और आतिथ्य, यानी कि टूरिज्म जो है किसी भी स्टेट के लिए, अगर किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को बूम करना है या हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है, देन वी हैव टू ऑल्सो प्रोमोट आवर टूरिज्म ऑल्सो। हमें अपने पर्यटन को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी और हमें अपने पर्यटन को और बेहतर करने का कोशिश करना होगा, अट्रैक्टिव करना होगा, जिससे ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ क्या हो सके पहुँचे। तो उससे उस राज्य की इकोनॉमी जो है वो क्या होगी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उसके अलावा हम देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण में, उसके अलावा वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन जब आप पढ़िएगा तो आप देखेंगे जैसे मिज़ोरम हो गया, जैसे मेघालय हो गया, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि जो हैंडक्राफ्ट्स है ना? हैंडीक्राफ्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्या है साउंड है ना? उसके अलावा लाइक बैम्बू आर्ट्स हो गए वहाँ के, अलग-अलग तरह की कलाएँ आप देख सकते हैं। कपड़ों के संदर्भ में अलग-अलग जो है जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वहाँ पे क्या है जो जैसे उसके पैटर्न हैं, ठीक है? तो बहुत सारे जो वहाँ के लोकल जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जिसको हम लोग कहते हैं कि एक अलग-अलग तरीके की वहाँ की जो कलाएँ हैं, लोक कलाएँ, वो भी क्या होगी, उसको भी पॉपुलैरिटी मिलेगी और वो भी क्या होगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिर उसके बाद से के रूप में उभर पाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा कौशल के क्षेत्र में, आईआईटीज़ इसके संदर्भ में अगर देखा जाए, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और मनोरंजन और खेल स्पोर्ट्स के संदर्भ में। तो देखिए, तो यानी इस समिट के संदर्भ में अगर कहा जाए तो स्पेशली हमने क्या देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट समिट जो हो रहा है यहाँ पर, है ना? और जब हम लोग बात करें कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मुख्य यानी फ़ोकस्ड एरिया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं इस पर फ़ोकस करें। अब सवाल ये उठता है कि हमारा व्हाट इज़ द विज़न अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, है ना? कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो विज़न है, वो क्या है? विज़न फॉर द नॉर्थ ईस्ट, सो बेसिकली एम्फसाइज़ द रीजन्स क्रूशियल रोल इन अचीविंग अ डेवलप्ड इंडिया, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि विकसित भारत के लिए निर्माण में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। एंड नॉर्थ ईस्ट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ फ्रंटियर टू अ फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ, यानी इस बात पर भी ये भी जोर दिया गया है कि पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र से विकास के अग्रणी क्षेत्र में ये तब्दील हो रहा है। ओके, ईस्ट एक्रोनियम यानी पूर्व संक्षिप्त नाम एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना उत्तर पूर्व तो नॉर्थ ईस्ट, अब ईस्ट का जो संक्षिप्त नाम यानी कि उसको जब हम जो अगर छोटा करते हैं तो उस नाम में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज ऑलरेडी उसके साथ इन्वॉल्व है। वो क्या है कि पूर्व को क्या करना है, सशक्त बनाना है, कार्य करना है, मजबूत करना है और यहाँ पर बदलाव लाना है। सो बेसिकली ये क्या है आपका जो है ईस्ट के संदर्भ में हम देख सकते हैं यहाँ पर किससे ये संबंधित है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है, तो सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखा जाए, पोटेंशियल क्या क्या है यहाँ पर, लाइक सेक्टोरल जो है क्षेत्रीय अवसर क्या क्या है, निवेशकों से ऊर्जा, अर्धचालक, पारिस्थितिकी, पर्यटन, बांस और जैव अर्थव्यवस्था में अवसरों का पता लगाने के लिए आग्रह किया गया है। अभी मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट का जो बैम्बू वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस है। स्पेशली आप देखेंगे जो टूरिस्ट वाले जो एरियाज होते हैं, कई जगह बैम्बू हट अलग से बनाए जाते हैं और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का केंद्र होते हैं बिकॉज वो बहुत ही यूनिक होते हैं, है ना? तो उस तरह से जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इको टूरिज्म, बैम्बू एंड बायो इकोनॉमी ऑल्सो, टी, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसपे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बात सवाल ये उठता है टूरिज्म जो पोटेंशियल है, तो यहाँ पर द रीजन इज अ कंप्लीट टूरिज्म पैकेज सुटेबल फॉर ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड कॉन्सर्ट ऑल्सो। क्योंकि देखिए उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है ना, ये संपूर्ण जो है पर्यटन से रिलेटेड क्या है, एक पूरी तरह से पैकेज के रूप में है। यहाँ पर वैश्विक सम्मेलन, ठीक है ना, गंतव्य, आप आज के टाइम पे देखेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हम उसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो वी हैव टू डेवलप नॉर्थ ईस्ट रीजन इन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़, यानी इसमें ये कहा जा रहा है दैट हमें क्या करना होगा, दैट वी हैव टू इन्वेस्ट स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सी वन सेकेंड, यस, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों में 1000 करोड़ रुपए का निवेश का जो है यहाँ पर जो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे प्लान है। बिकॉज अगर कनेक्टिविटी किसी भी राज्य की अगर बहुत बेहतर है, सो आप देखेंगे कि वहां पर क्या होगा, वहां निवेश भी बढ़ेगा और वहां पे जो है वहां की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सो फर्स्ट और प्राइमरी थिंग इज दैट कि अगर हमें डेवलपमेंट की ओर जाना है, सो वी हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन द कनेक्टिविटी, दैट शुड बी इजियर। वो जितना ज़्यादा आसान हो सकता है और जितना ज़्यादा सरल होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही बेहतर होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कि हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी
गोइंग ऑन है या फिर ऑलरेडी रनिंग मोड में है, वो कौन से महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो नॉर्थ ईस्ट में चल रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, भूपेन हजारिका ब्रिज है आसाम में, और लगभग 11,000 किलोमीटर नए हाईवे जो है राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स, यानी यहाँ पर जितने ज़्यादा हम रेल जो है रेलवे का विस्तार करें और हवाई अड्डों का जितना ज़्यादा विस्तार होगा, उतना ही कनेक्टिविटी क्या होगा यहाँ पर आसान होगा, और उतना ही यहाँ पर निवेश की संभावनाएं भी जो है वो प्रबल होते जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया आपसे कि दैट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी रनिंग मोड में है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर जलमार्ग, ठीक है ना, वाटरवेज ऑन ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर, 1600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड है, इंस्टॉलेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल टावर, सैकड़ों मोबाइल टावर की संदर्भ में ऑलरेडी क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इससे संबंधित ऑलरेडी परियोजनाएं चल रही हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात किया जाए दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें जो राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। और ये क्षेत्र सांस्कृतिक और जातीय विविधतापूर्ण से क्या है, परिपूर्ण है। इसमें लगभग 200 से अधिक जातीय समूह हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं, बोलियां और सामाजिक सांस्कृतिक इनकी अपनी पहचान है। सो बेसिकली दिस रीजन इज कल्चरली एंड एथनिकली डाइवर्स, हैविंग मोर देन 200 ethnic groups which have distinct language, dialects एंड सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज दे हैव। सो बेसिकली यहाँ देखा जाए कि बहुत ही एक रिच कल्चर को नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, प्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो भाषाई विविधता है ना, उसके अलावा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक यहाँ जो कंडीशन दिखाई देती है वो भी क्या है, अभूतपूर्व है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दैट ये सारी चीज़ें जो हैं इसको क्या करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में। अब बात करते हैं कि दैट अगर आप करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में देखें कि दैट सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन के इसके बारे में अगर बोला जाए तो जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस यानी भू रणनीतिक महत्व है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि स्पेशली अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम क्या देख सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो 5 देश जैसे हम देखेंगे वहाँ पे उस रीजन में आसपास में जो अलग अलग देश हैं, है ना, जैसे कि चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ ये सीमाएं साझा करता है। और रणनीतिक रूप से यानी इसको ये जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इसका बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग बात किया जाए यहाँ पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका एक अपना महत्व है, अपना क्या है, एक इम्पोर्टेंस है जो बहुत ज़्यादा क्या है, इसको जो है इसका एक जियो पॉलिटिकल रूप से भी क्या हो जाता है, इसका महत्वपूर्ण जो है या महत्व इसका बढ़ जाता है। अच्छा, आसियान के बारे में हम लोग अक्सर आप पढ़ते होंगे कि आसियान, ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को, व्हाट वी सेड, हम लोग इसको कहते हैं कि ये गेटवे टू आसियान है, यानी आसियान का ये प्रवेश द्वार है। क्योंकि भारत की जो एक्ट ईस्ट पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, बाद में हम उसे किस फॉर्म में ले गए, बाद में हम उसे कहने लगे कि नाउ वी हैव टू बी मोर फोकस ऑन द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इट इज अ क्रिटिकल लिंक इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी सर्विंग एज अ ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया। ये ध्यान रखिएगा कि जो आसियान का प्रवेश द्वार है, ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक पुल के रूप में कार्य करेगा। करंट इंडिया आसियान ट्रेड आप देख सकते हैं जो कि डॉलर 125 बिलियन प्रोजेक्टेड टू एक्सीड लगभग 200 बिलियन तक जाने वाला है डॉलर। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, द रीजन होल्ड सिग्निफिकेंट डिफेंस वैल्यू फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि चीन से निकटता के कारण यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रक्षा मूल्य रखता है। तो देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से जो है हम लोग अगर इस यहाँ पर इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं एंड नाउ वी आर मच मोर फोकस कि हम लोग इसके डेवलपमेंट की बात करें तो ये कई मामलों में इसके जो आउटकम्स है वो बहुत बेहतर हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं
लाइक आसियान का गेटवे है ये, है ना ऑलरेडी। तो आसियान के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग इसको और भी बेहतर या और भी बेहतर कनेक्टिविटी के साथ इसको जोड़ सकते हैं। सो व्हाट अबाउट क्रॉस बॉर्डर, यानी कि इसकी आर्थिक और व्यापारिक संभावनाएं क्या है ना, इकोनॉमिक एंड ट्रेड पोटेंशियल क्या है। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में लाइक प्रोजेक्ट्स लाइक द कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट एंड इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे बूस्ट ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया। जो आप देख सकते हैं कि इसमें कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कालादान परियोजना मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएं दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देती हैं। और क्या है यहाँ पर, अनटैप्ड मार्केट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज मेक इट्स आइडियल फॉर एवरी इन्वेस्टर्स इन सेक्टर्स लाइक एनर्जी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड लॉजिस्टिक्स। यानी इसका जो अप्रयुक्त बाजार और प्राकृतिक संसाधन जो है, इसे ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और रसद जैसे क्षेत्रों में शुरुआती निवेशकों के लिए इसको क्या करते हैं, आदर्श बनाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में यानी उत्तर पूर्व के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रेड के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए तो ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भारत म्यांमार और भारत थाईलैंड और उसके साथ साथ भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो व्यापार वाणिज्य है उसके संदर्भ में भी इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से, और यहाँ के रिसोर्सेज के संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो हम लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, हेल्थ वेलनेस एंड टूरिज्म के संदर्भ में जैसे स्वच्छ हवा, जैविक भोजन, शांत परिदृश्य, समृद्ध आदिवासी संस्कृतियां ये प्रदान करता है। स्वस्थ पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में अगर कहा जाए, हेल्थ एंड वेलनेस के कंटेक्स्ट में अगर कहा जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो रीजन्स के बारे में अगर हम लोग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ द रीजन, तो ज़्यादातर रीजन आप क्या देख रहे हैं, तो ज़्यादातर आप रीजन देखेंगे क्या कि मोस्ट ऑफ हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ जो है पोल्यूशन से, नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम द हाई जो है पोल्यूशन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग अब ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर एटलीस्ट पोल्यूशन का लेवल क्या हो, कम हो, है ना, जहाँ पर लेस पोल्यूशन हो वहाँ पे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भी हेल्थ और स्वास्थ्य के संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख पाते हैं, सो हम लोग ये देख पाते हैं कि उत्तर पूर्व में वो सभी जो है उन सभी क्राइटेरिया को ये क्या करता है, फुलफिल करता है, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी, है ना, वेलनेस से संबंधी ये सारी। तो यहाँ पर हम इस तरह से संबंधित जो अपॉर्चुनिटीज है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके लिए जो नॉर्थ ईस्ट समिट, आप इन्वेस्टर समिट है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है जो अभी हुआ है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। सो व्हाट अबाउट द अगला न्यूज जो हम लोग वो देखेंगे कि अगला न्यूज क्या है यहाँ पर। आइए, AI मैत्रियोशका, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डॉल शायद आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, हाँ ये डॉल आप लोगों ने कई जगह देखा होगा। और मैत्रियोशका के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस डॉल को देखा होगा, और ये वुडन डॉल होती है, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है, ये बेसिकली रशियन डॉल है और वुडन डॉल होते हैं। और इनकी खासियत होती है कि ये क्या होते हैं, ऐसे लाइक बड़े, छोटे और फिर बड़े, इस तरीके से चल रहे होते हैं। तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है एंड इट्स सीम्स लाइक टू गुड। तो मैत्रियोशका जो है, AI मैत्रियोशका मॉडल, अब ये क्या है यहाँ पर AI आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ऑलरेडी नाउ वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉट्स ऑफ थ्रेड्स ऑल्सो, वी हैव अ लॉट्स ऑफ थ्रेड्स ऑफ AI ऑल्सो, है ना, जो कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज इससे आई हैं, जहाँ इससे संभावनाएं बढ़ी हैं, वहीं इससे कुछ ना कुछ जो है समस्याएं भी बढ़ी हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज AI मैत्रियोशका। ये AI मैत्रियोशका बेसिकली है क्या, व्हाट इज दिस। कंटेक्स्ट में देखेंगे, गूगल अनवेल्ड इट्स AI फर्स्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी कॉल्ड AI मैत्रियोशका एट द IO डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025, ठीक है ना। IO इट मीन्स इनपुट आउटपुट डेवलपर्स, है ना। यहाँ देखेंगे, दिस लेयर्ड AI इकोसिस्टम इज बिल्ट अराउंड Gemini 2.5 मॉडल्स रीशेपिंग हाउ यूजर्स, डेवलपर्स एंड इंटरप्राइजेस इंटरैक्ट विद द टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। गूगल ने जो IO डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 में AI मैत्रियोशका नामक अपनी प्रथम AI
पुनर्गठन रणनीति का अनावरण किया है। मीन्स इसके बारे में सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये बेसिकली है क्या, व्हाट इज एआई मैट्रियोश्का। सो बेसिकली एआई मैट्रियोश्का इज द रीशेपिंग दैट हाउ यूजर्स, डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजर्स इंटरेक्ट विद द टेक्नोलॉजी। सो एआई इकोसिस्टम को बिल्ड करके अराउंड जेमिनी 2.5 मॉडल को रीशेप करना है और उसको और बेहतर बनाना है। तो यह स्तरित एआई पारिस्थितिकी तंत्र जेमिनी 2.5 मॉडल के आसपास बनाया गया है, जो उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और उद्यमों के तकनीक के साथ साथ बातचीत करने को भी नया रूप देगा। ठीक है, तो मैत्रियोश्का के संदर्भ में आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। मैत्रियोश्का आपने यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, एक मल्टी लेयर्ड एआई इकोसिस्टम है वेयर गूगल्स कोर एआई एक्ट्स एज द सेंट्रल ब्रेन लाइक अ मैट्रियोश्का डॉल पावरिंग एवरी लेयर ऑफ एपीआईज यूजर एप्लीकेशन। देखिए सिंपल और साधारण शब्दों में इसको समझिएगा, एक बहुस्तरीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र है जहां गूगल की मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रीय मस्तिष्क, जो कि मैत्रियोश्का जो डॉल होती है ना, उनका जो हेड होता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्य में करती है और एपीआई से लेकर उपयोगकर्ता के अनुप्रयोगों तक हर स्तर तक ये शक्ति प्रदान करती है। तो बेसिकली व्हाट वी कैन सी, ये है क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एआई मैत्रियोश्का बेसिकली है क्या, तो बेसिकली यहाँ समझिएगा कि एआई जो है, एआई इकोसिस्टम, बिकॉज इकोसिस्टम मतलब होता है कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो जाना। तो बेसिकली नाउ वी आर इन द एरा ऑफ एआई इकोसिस्टम, है ना, हर तरफ आप देखेंगे एआई इकोसिस्टम रेडी है। सो इस एआई इकोसिस्टम में गूगल्स का जो कोर मीन्स होता है, जो उसका मेन सेंटर एआई है, वो एक्ट करेगा एक सेंट्रल ब्रेन के जैसा, यानी एक मेन या मुख्य, जिसको कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क है। जैसे कि मैत्रियोश्का जो डॉल आप देख रहे हैं, उसका जो हेड है सेम वैसा ही वो करेगा यहाँ पे। और ये पावरिंग एवरी लेयर ऑफ एपीआईज टू यूजर एप्लीकेशन, है ना, यानी आप जहां तक जो भी इसके उपयोग करता है उसको हर स्तर तक ये क्या करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। सो बेसिकली यही है क्या, आपका एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैत्रियोश्का, इसलिए इसका नाम इस तरह से क्या किया गया है, रखा गया है। देखिए एआई में भी क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है हर तरफ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे उद्देश्य क्या है, टू एम्बेड एआई डीपली एंड यूनिफॉर्मली अक्रॉस गूगल्स प्लेटफॉर्म to build agentic, intelligent and autonomous system for real time user developer and enterprise interaction। यानी गूगल के प्लेटफॉर्म पर एआई को और भी गहराई से और समान रूप से एम्बेड करना है और इसको वास्तविक समय के उपयोगकर्ताओं, जो डेवलपर है, एंटरप्राइज हैं, उनके इंटरेक्शन के लिए एजेंटिक बुद्धिमान और स्वायत्त सिस्टम को क्या करना है, बनाना है। ये इसका एम है ना, रियल टाइम पर सारी चीजें टाइम पर पहुंच सके। ठीक है, वास्तविक समय के जो भी इसके जो उपयोगकर्ता हैं, डेवलपर हैं, एंटरप्राइज है ना, इनके लिए जो है एजेंटिक बुद्धिमान और स्वायत्त सिस्टम को क्या करना है, डेवलप करना है। ये इसका यहाँ पर क्या है, खासियत है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ एआई मैत्रियोश्का, यानी एआई मैत्रियोश्का की जो मुख्य बातें हैं वो क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जेमिनी 2.5 मॉडल के आसपास का क्या है, यहाँ पर वर्जन है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, यस यहाँ पे इसको देखेंगे यहाँ पर कि इसके बारे में की फीचर्स जो है एआई मैत्रियोश्का के जेमिनी 2.5 मॉडल्स। 1 सेकेंड, हाँ जी, प्रो वर्जन ऑफ एक्सेल्स इन कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड कोडिंग अचीविंग टॉप स्कोर्स इन ओसामो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके अलावा फ्लैश वर्जन जो है 20 से 30% मोर एफिशिएंट है, सपोर्ट मल्टी स्पीकर, यानी और भी कई भाषाओं को क्या करेगा, ये जो है एक साथ कई भाषाओं को सपोर्ट कर सकता है, बोल सकता है। जटिल तर्क और कोडिंग में उत्कृष्ट, जितना ज्यादा जटिल तर्क होगा, कोडिंग होगा, उसको ये कर सकते हैं। फ्लैश संस्करण में काफी कुशल है, 24 भाषाओं में मल्टी स्पीकर टीटीएस का समर्थन करता है। यानी ये और भी क्या है, यहाँ पर हाई लेवल आप कह सकते हैं और एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे डेटा मीडिया मॉडल के संदर्भ में कहा जाए, आयरन वुड टीपीयूज के बारे में इसके बोला जाए यहाँ पे। ठीक है, तो जेमिनी एपीआई एंड वर्टेक्स एआई जैसे बेहतर संसाधन और प्रबंधन के लिए, एजेंट इंटरैक्शन और थिंकिंग बजट के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का समर्थन करता है। सो बेसिकली इट सपोर्ट्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल फॉर एजेंट इंटरैक्शन
एंड थिंकिंग बजट्स फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो। और उसके साथ साथ AI मॉड जो है इन सर्च प्रोवाइड्स डीप साइटेड सर्च रिजल्ट्स, जेमिनी ऐप इनेबल्स प्राइवेट डेटा एनालिसिस रेजिंग प्राइवेसी कंसर्न्स। तो ये सब क्या है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके संदर्भ में, AI मैत्रियोशिका के संदर्भ में। क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि जो है AI की जितना ज़्यादा AI का डेवलपमेंट हो रहा है, AI के अलग अलग जो इकोसिस्टम तैयार हो रहे हैं, तो उसके लिए एथिक्स गवर्नेंस बहुत मैटर करने लगा। डिजिटल इकोनॉमी, साइंस एंड टेक के संदर्भ में जैसे मैत्रियोशिका के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, जैसे गोपनीयता, सहमति, डेटा के जो राइट्स हैं उस पर, उससे संबंधित वाणिज्य सामग्री स्वचालन में AI के विकास का क्या रोल रहेगा, AI स्केलिंग है ना, उसके बाद मॉडल इंटरैक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे संबंधित हैं। तो AI मैत्रियोशिका जो है और भी हाई लेवल वर्जन आप देख सकते हैं। प्लस हम क्या देख रहे हैं कि इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो IO डेवलपर्स हैं इसमें, तो उनको और भी ज़्यादा इससे क्या हो सके, बेनिफिट्स मिल सके थ्रू मैत्रियोशिका। तो इसलिए गूगल ने इसका नाम क्या रखा है, AI मैत्रियोशिका। मीन्स एक कोर हेड की तरह, कोर मस्तिष्क की तरह ये क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले न्यूज़ पर चलते हैं। सो दैट इज द जो अगला न्यूज़ है दैट इज इन स्पेस। अब ये इन स्पेस ये चर्चा में रहा, ये क्या है यहाँ पर, आइए देखते हैं। द तमिलनाडु, वन सेकेंड, The Tamil Nadu cabinet recently approved a space industrial policy, making it the third Indian state after Karnataka and Gujarat to promote growth in the space ecosystem and attract investments also. तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंतरिक्ष और औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे ये कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करने वाला ये तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ टाइम जैसे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का क्या रहता है यहाँ पर के थ्रू जो है ये लाई जाती है, लेकिन दो राज्य ऑलरेडी हैं भारत में जैसे कि कर्नाटक और गुजरात। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन सब जगहों पे ऑलरेडी स्पेस इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो तमिलनाडु ने हाल ही में स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है और ये भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में बढ़ोतरी की और संभावनाएं बढ़ी हैं और इसमें निवेश को भी जो है आकर्षित करने वाला ये तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि चूंकि आपने देखा इन स्पेस है ना, इन स्पेस के बारे में आइए देखते हैं क्या है ये। देखिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये एक इट्स अ सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स। यानी इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अंतरिक्ष विभाग के तहत एकल खिड़की स्वतंत्र स्वायत्त एजेंसी है जिसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के हिस्से के रूप में बनाया गया है। ठीक है, इट एम्स टू एनेबल, promote, authorize and supervise the participation of non-governmental entities in the various space activities। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो अंतरिक्ष गतिविधियां हैं उसमें गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं उनकी भागीदारी को सक्षम करना, बढ़ाना, ठीक है ना, इनको अधिकृत करना और पर्यवेक्षण करना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली इसका एम क्या है। एम ये है यहाँ पर कि अंतरिक्ष गतिविधियों में स्पेशली नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज जो हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाना, सक्षम करना, ठीक है ना, और जो है और बेहतर कंडीशन हो सके। तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि विदेशों में भी हम क्या देखेंगे कि वहाँ जो गवर्नमेंट एंटिटीज के अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो वहाँ पे जो प्राइवेट स्तर पे भी यानी कि जो ये है उनके द्वारा भी क्या होता है, जैसे स्पेस के जो इकोसिस्टम में निवेश किया जाता है। तो उसी प्रकार से ये क्या है यहाँ पर कि जो है उसमें स्पेस सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों का विकास, अंतरिक्ष आधारित सेवाएं, इसरो तथा अंतरिक्ष विभाग द्वारा नियंत्रित बुनियादी ढांचे का उपयोग, सह विकास शामिल है। यानी इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं? दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट स्पेस बेस्ड सर्विसेज एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ और को डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्ड बाय द इसरोज एंड डिपार्टमेंट, ये जो है साइंस, ठीक है ना। तो इन स्पेस फंक्शन एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट लेयर्स
is helping them access India's space ecosystem and guiding their integration into national goals. यानी इस इन स्पेस के बारे में अगर देखा जाए तो ये इसरो और निजी जो संस्थाएं हैं के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और उन्हें भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंचने में मदद करता है, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों में उनके एकीकरण का जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द रोल ऑफ इन स्पेस, है ना। जब हम लोग बात करते हैं इन स्पेस के बारे में, अभी मैंने यहाँ पर आपके बारे में बताया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका मेन कार्य ये है कि इसमें ज्यादातर हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक जो प्राइवेट प्ले जो हैं इसमें प्लेयर्स हैं वो इसमें जुड़ सके, उनको हेल्प करना ताकि वो इंडिया के जो स्पेस इकोसिस्टम है उसमें क्या कर सके, जुड़ सके, और इससे जो है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को उनके एकीकरण में मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अब थोड़ा सा आइए इसके बारे में और देख लेते हैं क्योंकि ये चर्चा में रहा है इन स्पेस के संदर्भ में। सो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इट ऑल्सो एक्सेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द, वन सेकेंड, हाँ, it also access the requirement of private entities, education institution, startups to facilitate research, design and innovation in the space sector। यानी इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये अंतरिक्ष क्षेत्र अनुसंधान, डिजाइन और नवाचार की सुविधाजनक बनाने के लिए जो भी निजी संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं और स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं का भी आकलन करता है। ये ध्यान रखिएगा। ये द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस कहाँ पर है भाई, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ पर है, इज लोकेटेड, यानी कि इसके बारे में तो आप देख सकते हैं इसमें भोपाल में। फिर उसके अलावा अगर बात किया जाए यहाँ पे तो हाँ, इसके अलावा अगर बात किया जाए कि तमिलनाडु स्ट्रैटेजिक स्पेस कैपेबिलिटीज के बारे में अगर देखा जाए, चूंकि अभी आपने देखा कि उसे अलाउ किया गया है, तो तमिलनाडु होस्ट ऑलरेडी जो है मेजर इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC, है ना, महेंद्रगिरी, तिरुनेलवेली, वेयर क्रायोजेनिक एंड लिक्विड जो है प्रोपल्शन सिस्टम्स आर ऑलरेडी टेस्टेड। यानी तमिलनाडु में पहले से ही इसरो की प्रमुख अवसंरचना मौजूद है, जैसे कि महेंद्रगिरी, तिरुवनवेली और इसरो प्रणोदन कॉम्प्लेक्स, जहां क्रायोजेनिक और द्रव प्रणोदक प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है। इसरो के जो थुथुकुडी है वहां पर कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं को उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सो बेसिकली इसरो इज सेटिंग अप इंडियाज सेकेंड स्पेस पोर्ट एज यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे कुलशेखरपट्टनम में इन थुथुकुडी विच विल सिग्निफिकेंटली इनहांस सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटीज। तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसा कि ये बातें हुई यहाँ पे कि तमिलनाडु ने इस पे सहमति जाहिर की है और अभी जो बिल पास किया है कि भाई यहाँ पर, तो ऑलरेडी तमिलनाडु के संदर्भ में देखा जाए तो तमिलनाडु की जो सामरिक अंतरिक्ष क्षमताएं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले से ही इसरो की प्रमुख अवसंरचना मौजूद हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल महेंद्रगिरी, तिरुनेलवेली, इसरो के प्रणोदन कॉम्प्लेक्स हैं, क्रायोजेनिक और द्रव प्रणोदन प्रणालियां परीक्षण यहाँ ऑलरेडी किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित जो है कुलशेखरपट्टनम में किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें तमिलनाडु को और भी क्या करती हैं, महत्वपूर्ण बना देती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या देखा जाए तो तमिलनाडु में व्हाट वी कैन सी, द स्टेट इज होम टू न्यूमरस स्पेस स्टार्टअप्स वर्किंग इन एडवांस्ड एरियाज लाइक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है ना, इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग एंड सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स। सो व्हाट वी कैन सी कि ऑलरेडी तमिलनाडु राज्य में कई अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं जो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष में विनिर्माण, कक्षा में ईंधन भरने, उपग्रह डेटा विश्लेषण, इन सब पे ऑलरेडी यहाँ पर काम चल रहा है। और स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर एट NIT त्रिची सपोर्ट साउदर्न रीजन इसरो प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेशन लीड एकेडमिक कोलैबोरेशन ऑल्सो। तो NIT त्रिची में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन सेंटर है, जहां दक्षिणी क्षेत्र के इसरो परियोजनाओं और नवाचार आधारित शैक्षणिक सहयोग का ये ऑलरेडी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में देखिए, जो आपने अभी यहाँ पर देखा कि तमिलनाडु ने जो है मंत्रिमंडल ने जो हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को जो मंजूरी दी है, तो हम क्या देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु के पास वो सारी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज है स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, जो हम लोग अभी इसके संदर्भ में देख सकते हैं। और आने वाले भविष्य में ये इसे और भी क्या करेगा, मजबूत करेगा। तो इस प्रकार
प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें इन स्पेस की जो रोल है, जो महत्व है, जिसके बारे में हमने बात किया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक इन स्पेस फंक्शन करता है एक इंटरफेस की तरह बिटवीन इसरो और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में, ताकि वो एक्सेस कर सके इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम को, गाइड कर सके, इंटीग्रेट कर सके, ताकि हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं हमारे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे हमारा देश और भी सशक्त हो, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण न्यूज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और आपको इस क्लास के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग दिया आईएएस से जुड़े रहिए, देवघर जो है आईएएस एकेडमी से आप सब लोग जुड़िए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है बच्चों, तो जल्दी से काइंडली आप लोग इसे क्या करिए, इसे लाइक कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द। हाँ, इसे लाइक करिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फ्रॉम दिया आईएएस प्लेटफॉर्म पे डेली जो है आपको इस तरह से करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। बस आप क्या करना, आपको एक ही काम करना है, जुड़े रहिए और बने रहिए। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है कि आप जितना डेली पढ़ते जाएंगे, आपका जो है नॉलेज और आपकी समझ जो है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बच्चों हर जगह है। एंड विदाउट करंट अफेयर्स यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी एग्जाम क्वालिफिकेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल ये प्ले करता है। सो दैट्स वाई आप सब लोग प्यारे बच्चों जुड़े रहिए देवघर आईएएस एकेडमी के साथ, दिया आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।